शपथ ग्रहण समारोह के बाद सोमवार से चल रही मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे, साथ ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यथावत बने रहेंगे। निर्मला सीतारमण को फिर वित्त मंत्रालय मिला है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। जयशंकर फिर एक बार भारत के विदेश मंत्री होंगे। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। चिराग पासवान को खेल और युवा मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालेंगे। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय, जीतन राम मांझी लघु उद्योग, नितिन गडकरी सड़क परिवहन, उनके साथ अजय टम्टा और दिल्ली से सांसद बने डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तमाम मंत्रियों की सूची सामने आ गई। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय संभालेंगी। उसके साथ साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर होंगे। कैबिनेट की सूची आपके सामने पढ़ दे रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्रालय संभालेंगे, नितिन गडकरी रेल ट्रांसपोर्ट, जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्ट्री, शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी शिवराज सिंह चौहान के पास रहेगा। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्रालय और शहरी आवास की जिम्मेदारी इनके पास है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय संभालेंगे। निर्मला सीतारमण को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दी गई है। साथ ही साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दी गए। मनोहर लाल खट्टर को हाउसिंग और अर्बन अफेयर, कुमार स्वामी हैवी इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के मंत्री बनाए गए हैं। पीयूष गोयल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन विभाग दिया गया है। भूपेंद्र यादव एक बार फिर पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। इस खबर पर बातचीत करते हैं उनसे। हर्षा, राजस्थान के 4 मंत्री, बड़े चेहरे राजस्थान के, मंत्रालय बंट गया है, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं अब इन मंत्रालयों के जो राजस्थान के मंत्रियों को दिए गए? जी देखिए, सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है और उनको जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रोथ सेक्टर है राजस्थान में जो है पर्यटन, उसका उनको मंत्री बनाया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान की इकोनॉमी में जेम्स एंड ज्वेलरी के बाद सबसे ज्यादा जो इनकम आती है या फॉरेन एक्सचेंज आता है वो टूरिज्म के लिहाज से आता है। आपको अगर कुछ आंकड़े बता दें तो पिछले साल 16 लाख विदेशी पर्यटक आए थे, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जो डोमेस्टिक ट्रैवलर है, जो इंडियन है, जो देशी पर्यटक है, वो करीब 17 करोड़ राजस्थान घूमने आया था, या वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान में शादी का जो समारोह रचाया जाता है उसके लिए आया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ग्रोथ स्ट्रक्चर है यहाँ पर राजस्थान के लिए टूरिज्म। और अगर आपका मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी यहीं से होगा तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है डिलीवरी के लिए, और लगता है कि उनको ये मंत्रालय देने से राजस्थान में जो टूरिज्म सेक्टर है उसको और ज्यादा बढ़ावा पड़ेगा, जिससे सीधा सीधा असर पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पर और लोगों को यहाँ पर उसका फायदा मिलेगा, रोजगार, क्योंकि आप जानते हैं कि रोजगार भी बहुत बड़ा इलेक्शन मुद्दा रहा है। उनसे जो जल शक्ति मंत्री उनसे जो पोर्टफोलियो हटा दिया गया है उसमें बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट को एक तरह से उसका जो डीओपी पूरी तरह से तैयार करके और सौंप के वो उस मंत्रालय से हटे हैं। दूसरी बात ये भी है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन को सक्सेसफुल बनाना एक उनके लिए चुनौती थी, क्योंकि उसका जो जल जीवन मिशन के लिए जो पानी की उपलब्धता है वो एक लंबे सॉर्ट ऑफ कार्यकाल से मिलेगा, क्योंकि आप अगर देखें तो राजस्थान में सबसे बड़ा लैंड मैस है और सबसे कम जल स्रोत हैं। जल सिर्फ ग्राउंड वाटर है, वो तेजी से घट रहा है। तो जल शक्ति मंत्री जो है मंत्रालय जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम अर्जुन राम मेघवाल का देखें तो उन्होंने रिजिजू को रिप्लेस किया था लॉ मंत्रालय में, और अब भी उनको कानून मंत्रालय मिला है। भूपेंद्र यादव बहुत ही अहम है, सिर्फ बीजेपी के ट्रबल शूटर और संगठन के के लिहाज से ही नहीं, लेकिन गवर्नेंस के हिसाब से भी उनको एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट दिया गया है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इंटरेस्टिंगली उन्होंने अलवर से वो लड़के आए हैं जहां पर जो सरिस्का है वो एकदम सक्सेस स्टोरी है। टाइगर कंजर्वेशन और टाइगर रीलोकेशन की बिल्कुल सक्सेस स्टोरी है, तो कहीं ना कहीं वो फिट बैठती है उनके लोकसभा क्षेत्र से भी। भागीरथ चौधरी को एग्रीकल्चर मिला है, जो पहले कैलाश चौधरी के पास में था। एग्रीकल्चर के लिहाज से भी राजस्थान को बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान एमओएस है वो, और शिवराज सिंह चौहान के साथ वो काम करेंगे।
तो बहुत हम कह सकते हैं कि राजस्थान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय बने हैं। और जो राजस्थान की बिगेस्ट ग्रोथ सेक्टर है टूरिज्म, वो गजेंद्र सिंह शेखावत को देखकर एक साफ सिग्नल दिया गया है कि राजस्थान में और जो मोदी सरकार है वो टूरिज्म को एज एन इकोनॉमी एंड एज अ जो रोजगार उपलब्ध कराने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिहाज से उसे एक बहुत अहम सेक्टर माना जा रहा है। जी बिल्कुल हर्षा, राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण और मोदी 3.0 की कैबिनेट में राजस्थान भी अपनी भागीदारी निभाएगा, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल को कैबिनेट में न रखकर उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। हर्षा, अगर आप समझा पाएं कि क्या अंतर इसमें रहता है, कैबिनेट में न रखकर उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया, क्या अंतर इसका रहेगा उनके पिछले कार्यकाल से? आप जी देखिए, पिछले कार्यकाल में भी वो उनको स्वतंत्र प्रभार देकर रखा गया था, उनको दिया था कैबिनेट लॉ का। देखिए, लॉ एक ऐसा मंत्रालय है जहां पर वो डायरेक्टली पीएमओ के अंडर काम कर सकते हैं, और इसका यही वजह है कि उन्हें वो मिनिस्ट्री दी गई है लेकिन कैबिनेट रैंक नहीं है, और वो जो मिनिस्ट्री है वो डायरेक्टली पीएम के ऑफिस से मॉनिटर हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार जो जजेस कोलिजियम को लेकर जो एक तरह से इशू बना था, और उसमें अर्जुन राम मेघवाल को ये जिम्मेदारी इसलिए बाद में सौंपी गई थी क्योंकि वो बहुत लो प्रोफाइल, कहीं भी कॉन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड नहीं है उनका, एक तरह से बहुत क्वाइट स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करते हैं और बहुत सक्सेसफुल रहा है उनका लॉ का कार्यकाल। तो उनको दोबारा उन पर भरोसा जताया गया है। ये रीजन है कि उनको एमओएस के रूप में, मतलब कैबिनेट नहीं देकर एमओएस के रूप में लॉ दिया गया है, ताकि उसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग जो है वो पीएमओ से हो सके। हर्षा, भूपेंद्र यादव को बड़ा मजबूत मंत्री के तौर पर माना जाता है राजस्थान के, कि वो मजबूत पकड़ रखते हैं मोदी कैबिनेट में। उनको फिर एक बार पर्यावरण का जिम्मा सौंपा गया है, तो ये उनका पिछली बार भी पर्यावरण ही था, तो वापस उनको सेम मंत्रालय दिया गया है भूपेंद्र यादव को। कितना असर ये डालेगा राजस्थान में भी राजनीति पर, ये जो तमाम मंत्रालय दिए गए? जैसे आपने जिक्र किया गजेंद्र सिंह शेखावत का, टूरिज्म जब उनको मिला है तो आपने बताया कि बड़ा इम्पैक्टफुल वो राजस्थान के लिए रहने वाला है, क्योंकि टूरिज्म एक बड़ा मैटर करता है राजस्थान में इकोनॉमी के हिसाब से भी। इधर पर्यावरण को लेकर जब भूपेंद्र यादव को जिम्मा मिलता है तो फिर राजस्थान में भी इन सब मंत्रालयों के बंटवारों का कुछ असर उस रूप में दिखाई पड़ता है? जी देखिए, बिल्कुल, अगर पर्यावरण का आप देखें तो राजस्थान के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर है, वहां पर हम देख रहे हैं कि टाइगर रीलोकेशन की बात यहां पर हो रही है। और टाइगर रीलोकेशन के साथ साथ आपने देखा सरिस्का और रणथंभौर में तो हो चुका है, लेकिन जैसे मुकुंदरा है, या जो रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, या जो टाइगर कॉरिडोर की बात है, ये सारी चीजें जो है ये इनके अंडर आएंगी। लेकिन साथ ही जो क्लाइमेट चेंज की बात है, जो मोदी कैबिनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्लाइमेट चेंज में कई सिग्नेटरीज हम हैं टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। फिर हमने ये भी कहा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं पहले जिम्मेदारी निभाए, और हम लोग बाद में जो इंडिया का स्टैंड है कि हमारी जो इकोनॉमी अभी ग्रोथ स्टेज में है, उसमें इंडिया को कुछ उनका स्टैंड ये है कि पहले जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो ये जो इंडिया का स्टैंड है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिल रहा है। 2 साल पहले सरिस्का में फॉरेस्ट फायर हुआ था, इस साल हमने देखा है कि बहुत ज्यादा हीट वेव हुई है। तो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है वो बिल्कुल एजेंडा पे आ गया है, वर्ल्ड एजेंडा पे आ गया है। तो उनको ये महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री देना उस लिहाजे से भी इंपॉर्टेंट है कि जो मोदी सरकार है वहां पर जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट की और क्लाइमेट चेंज वाली जो बात है, उसको वो जो अपना पक्ष है वो मजबूती से रख सकेंगे, तैयार भी कर सकेंगे। और एक तरह से कंटिन्यूटी आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप उसी मिनिस्टर को वही पोर्टफोलियो दे रहे हो जिसमें उसने पिछले 5 साल काम किया है, तो एक क्या है कि एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और ये बताता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, इसलिए इनको इसमें कंटिन्यूअस एक तरह से रखा गया है। जी। अच्छा, चारों ही मंत्रियों को इंपॉर्टेंट विभाग दिया गया है, ना सिर्फ राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बल्कि नेशनल पर्सपेक्टिव में भी देखें तो चारों ही मंत्रालय काफ़ी अहम है। भागीरथ चौधरी को भी कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। राजस्थान का जो खेमा है बीजेपी का, क्या वो संतुष्ट दिखाई दे रहा है इन मंत्रालयों के बंटवारे से?
जी देखिए, राजस्थान काफी संतुष्ट है क्योंकि राजस्थान का जो परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का वो पिछली बार इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें 4 मंत्री मिल गए हैं, जिसमें से 3 तो कैबिनेट रैंक ही हैं। अर्जुन राम मेघवाल को इंडिपेंडेंट चार्ज है और भागीरथ चौधरी को काउंसिल मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक मिला है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में चुनाव नहीं है आगे, लेकिन फिर भी राजस्थान को अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला है और जो इंपॉर्टेंट फेसेस है उनको रिटेन किया गया है। तो राजस्थान तो को खुश होना ही है क्योंकि राजस्थान का जो जितना एक्सपेक्टेशन है उनको उससे ज्यादा मिला है। तो हर्षा, ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि रिजल्ट के मायने में राजस्थान की बीजेपी उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई केंद्र को जितना एक्सपेक्टेशन था, आपने अभी उसका जिक्र किया, फिर भी राजस्थान के 4 सांसदों को मंत्रालय में जगह मिली, मोदी के पूरा ये जो मंत्रिमंडल है इसमें जगह मिली है। क्या कारण इसका हो सकता है कि मोदी साहब क्या साधना चाहते हैं राजस्थान में? वो जानते हैं कि राजस्थान एक मजबूत स्टेट है, इंपॉर्टेंट स्टेट के रूप में हम मान सकते हैं कि राजस्थान को केंद्र देख रहा है। देखिए, अगर हम ये जो मंत्रियों की तरफ देखें तो ये सिर्फ ना गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल ये सिर्फ मंत्री और कैबिनेट तक ही नहीं सीमित है, ये बीजेपी के की स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। और जो असेंबली इलेक्शन रही है या अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शन रहा है उसमें दोनों जो ये तीनों जो मंत्री हैं, सीनियर मिनिस्टर्स हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के की स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं और बीजेपी के लिए जो ट्रबल शूटिंग होती है उसमें ये अहम भूमिका निभाते हैं। तो इनको कैबिनेट में रखना, अहम पोर्टफोलियोज देना, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिग्नल भी देता है कि राजस्थान की राजनीति में ये इन चारों का और खासकर फर्स्ट 3 का, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा ही, सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं लेकिन स्टेट पॉलिटिक्स में भी ये एक तरह से इनका एक बैलेंस रहेगा। ठीक है हर्षा, बने रहेगा हमारे साथ। एक बात दर्शकों को बहुत जल्दी से बता देते हैं, किस सांसद को कौन सा मंत्रालय मिला है। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला निकल के सामने आया। भूपेंद्र यादव की तस्वीर देख रहे थे आप, गजेंद्र सिंह शेखावत आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहे हैं। अब इससे पहले जल शक्ति मंत्री थे, अब पर्यटन विभाग संभालेंगे, संस्कृति विभाग भी संभालेंगे। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय संभालेंगे, साथ साथ भागीरथ चौधरी को भी राज्य मंत्री दिया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में। अर्जुन राम मेघवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। कानून और न्याय मंत्रालय में, संसदीय कार्य मंत्रालय भी अर्जुन राम मेघवाल के पास रहेगा, पिछली बार भी उन्हीं के पास था। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के मंत्रालय में जरूर परिवर्तन है, लेकिन भूपेंद्र यादव यथावत रहेंगे अपने मंत्रालय पर। अर्जुन राम मेघवाल इस बार स्वतंत्र प्रभार में हैं और संसदीय कार्य मंत्रालय फिर एक बार अर्जुन राम मेघवाल के पास ही रहने वाला है। तो चारों मंत्री, ये चारों चेहरे राजस्थान बीजेपी की पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे हैं। जिस तरह हमारी सहयोगी बता रही थी कि ना सिर्फ मंत्रिमंडल के लिहाज से बल्कि संगठनात्मक दृष्टि से भी ये चारों, खासतौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल, ये तीनों ऐसे चेहरे, ऐसे नाम जो बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट में से काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और इन तीनों को ही स्पेस मिला है। साथ साथ भागीरथ चौधरी को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में। हर्षा, अन्य जो मंत्री बने हैं इन सभी मुख्यमंत्रियों का भी बार बार जिक्र हो रहा था कि केंद्र में जब इनको लाया जाएगा तो अच्छा मंत्रालय मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान को कृषि ग्रामीण विकास दिया गया है और मनोहर लाल खट्टर, उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको शहरी विकास मंत्रालय दिया गया। इस पर जरा मैं चाह रहा था आप कुछ बता पाएं कि ये जो तमाम जो कैबिनेट डिसाइड हुई है मोदी की, ये कितनी अलग है, कितनी खास है, क्या स्ट्रैटेजी और क्या कुछ इसमें ध्यान रखा गया है, हर तबके को जगह मिले ये भी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को मेरे को लगता है बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला है। शिवराज सिंह चौहान को जब एमपी के चीफ मिनिस्टर चेयर से हटाया गया था तो वो क्वाइटली निकल गए थे और उन्होंने अपना वहां पर जो वर्चस्व है और जो उनका राजनीतिक, खासकर जो उनकी जो वर्चस्व था उसको उन्होंने यूज किया राइट डायरेक्शन में, पार्टी के हित में। वो निकल गए, उन्होंने कैंपेन किया पार्टी के लिए और खुद 8 लाख वोटों से जीत के आए हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है कि उन्होंने जो पार्टी का डिक्टाट है उसको फॉलो किया और उनको एक बहुत बड़ा मंत्रालय मिला है। साथ ही उसकी जो लोकप्रियता है, उनकी जो लोकप्रियता है उसको देखते हुए उन्हें ये मिला है। पिछली बार भी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो मध्य प्रदेश से ही थे। तो बैलेंस ऑफ पावर मैं कहूंगी शिवराज सिंह चौहान के तरफ टिल्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे कि ज्योतिरादित्य हैं या जो तोमर साहब थे, उनके लिहाजे में उनको बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। राजस्थान
और पूरा देश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूरा जो हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, तो फार्मर्स इश्यूज हमेशा पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। और शिवराज सिंह चौहान को उनका जो सक्सेसफुल टेन्योर रहा है, उनकी जो लोकप्रियता है, अब पार्टी चाहेगी कि वो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल एंड इकोनॉमिक सेक्टर में उनका वो काम ले सके। और साथ और आप देखते हैं कि जो खट्टर साहब है, उनको जो कैबिनेट का दर्जा मिला है, इंपॉर्टेंस दिया गया है। भले ही उनको हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया, लेकिन उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री मिली है। इसका मतलब है हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, इसका मतलब है कि वो जो उनका जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है या जो कास्ट अरिथमेटिक का फॉर्मूला है हरियाणा में, वो उसी पे जाएंगे। कोई स्पेसिफिक दूसरी कम्युनिटी को आउटरीच नहीं करेंगे। जैसे जाट बाहुल्य कह रहे थे कि इनका जाट चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने लगातार वहां पे हरियाणा में कोई जाट फेस प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी जातिगत गणित है और उस पर बीजेपी बरकरार रहेगी। ये दिखाता है कि मनोहर लाल खट्टर का जो एलिवेशन हुआ है, इसका मतलब है जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है हरियाणा में, वो वही रहेगा उनके लिए चुनाव में, क्योंकि चुनाव अब हरियाणा में होने वाले हैं जी। और टॉप फेसेस के तौर पर वही लोग यथावत रहेंगे। राजनाथ सिंह नंबर 2 के तौर पर हर्षा एज इट इज हैं, फिर अमित शाह एज इट इज तीसरे नंबर के पावर के तौर पर, फिर नितिन गडकरी साहब। तो टॉप जो 4-5 लोग हैं वो प्रधानमंत्री ने एज इट इज रखे हैं, चाहे वो 2019-14 और फिर 24 में भी लगभग वही चेहरे। पिछली बार राजनाथ सिंह गृह मंत्री 2014 में थे, फिर रक्षा मंत्री रहे, फिर उनको रिपीट किया गया है। तो ये जो टॉप लोगों को जो एज इट इज रखा गया है इस कैबिनेट में, हर्षा, इसके क्या मायने हैं? कि मोदी अभी चाहते हैं कि वो स्टेबिलिटी बरकरार रहे, कोई बहुत ज्यादा हलचल वो नहीं चाहते अपनी कैबिनेट में स्टार्टिंग डेज में एटलीस्ट? बिल्कुल। और देखिए, जो दूसरा बहुत बड़ा मैसेज है वो ये है कि शुरू में ही पीएम ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि भले ही ये कोalition गवर्नमेंट हो, लेकिन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज उनके पास रहेंगी जी। वो बिल्कुल झुकने वाले नहीं है, झुकने की अकोमोडेशन करेंगे, लेकिन एकदम एलाइज के सामने बिल्कुल झुकेंगे नहीं। स्ट्रॉन्ग सरकार है, मजबूत सरकार है और कंटिन्यूटी की सरकार है। जो रिफॉर्म्स और जो इकोनॉमिक मैंडेट है वो रहेगा। मेक इन इंडिया का बड़ा पुश है। आप जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में इंडिया एक्चुअली एक्सपोर्ट कर रहा है, तो राजनाथ सिंह को रखना। गडकरी का जो पूरा आपने देखा है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और जो एक्सप्रेस वेज का काम शुरू किया था, वो काम जारी रहेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का काम जारी रहेगा। और जहां तक फॉरेन पॉलिसी हमारी है, जो एक तरह से कहीं ना कहीं बैकफुट पे नहीं आने वाली, लेकिन फ्रंट फुट से बैटिंग करने वाली जो फॉरेन पॉलिसी थी, जिसने कैरेक्टराइज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टर्म को, वो पूरा स्वरूप वैसे का वैसा इस टर्म में भी वही स्वरूप आप हमको देखने को मिलेगा। साथ साथ अच्छा, गजेंद्र सिंह शेखावत की हम लोग बात करें तो टूरिज्म के साथ साथ कल्चरल मिनिस्ट्री भी उनके पास रहेगी, तो राजस्थान की संस्कृति को संजोने के साथ साथ उसको बढ़ावा भी, ये राजस्थान के लिए भी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ से ही जब कल्चरल मिनिस्ट्री संभालने वाले शख्सियत वहाँ मौजूद रहेगी तो राजस्थान की संस्कृति को नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और बेहतर प्रेजेंटेशन मिल पाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, और वो खासकर पश्चिमी राजस्थान में, लोग पश्चिमी राजस्थान के लिए कहते हैं कि वहां पर सिर्फ रेत और एक तरह से रंग है, बहुत ज्यादा कल्चरली रिच है। आपको जो कलाकार वहां पर मिलेंगे गांव ढानी में, आपको लगेगा कि कहां से वो कहीं क्लासिकल में से ट्रेंड होके आए हैं, लेकिन नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो वहां पर परंपराएं चली आ रही हैं, जो लांगा मांगणियार हैं, जो वहां पर वहां की जो शैली है, वहां पर जो हस्तकला है राजस्थान में, और सिर्फ पश्चिमी राजस्थान नहीं, पूरे राजस्थान में जो कल्चरल एक तरह से धरोहर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको संजोए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाहिर है कि सब राजस्थान के लोग इस उम्मीद में रहेंगे कि अगर आर्ट एंड कल्चर वाला जो मिनिस्टर है और जो टूरिज्म मिनिस्टर है वो राजस्थान से है, तो राजस्थान को जरूर एक इंटरनेशनल और नेशनल स्टेज पे प्लेटफॉर्म मिलेगा। साथ साथ ओवरऑल अगर हर्षा इसको पूरे कैबिनेट के नामों को देखें तो एक बड़ा बैलेंस करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने इस कैबिनेट को की है कि हर तबके को स्पेस मिल जाए। उधर चिराग पासवान को युवा मंत्रालय दिया गया, खेल मंत्रालय के साथ साथ और अन्य लोगों को भी इस तरह से साधने का प्रयास किया गया कि सबके पास संबंधित मंत्रालय आ जाएं और हर तबका इस पूरे सूची में शामिल हो जाए। तो अभी से गठबंधन को भी साधने का प्रयास, और जिस तरह हर्षा ने कहा कि सीधा मैसेज भी ये दे दिया गया है कि भले ही कोएलिशन की गवर्नमेंट होगी लेकिन फ्रंट पर
बीजेपी खेलेगी, अपने मंत्रियों के दम पर खेलेगी, अपने प्रमुख चेहरों के दम पर वो सरकार चलाएगी। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे प्रमुख जो मंत्रालय देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय संभालेंगे, इसके बाद अमित शाह गृह मंत्रालय संभालेंगे, नितिन गडकरी साहब सड़क परिवहन संभाल रहे हैं, वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है बीजेपी ने, साथ साथ रेल अपने पास रखा है, विदेश मंत्रालय अपने पास रखा है। कोएलिशन में बार बार ये कयास लग रहे थे हर्षा कि लल्लन सिंह जेडीयू के, उनको शायद रेल मिल जाएगा, लेकिन अश्विनी वैष्णव कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, रेल मिनिस्ट्री भी इनके पास है, वित्त मंत्रालय वापस निर्मला सीतारमण रिपीट कर रही हैं, विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर रिपीट कर रहे हैं। तो ये बड़ा स्पष्ट और क्लियर मैसेज है गठबंधन के दलों को भी कि मोदी सरकार 3.0 अपने प्रमुख चेहरों के दम पर ही ये सरकार चलाएगी। और स्पष्ट ये मैसेज देने का अभी से जो मोदी से ये क्लियर कर दिया गया है हर्षा, इसको किस रूप में देखा जाए? क्योंकि कयास तो लग रहे थे कि हो सकता है कि गठबंधन को मनाने के लिए कुछ लोगों को प्रमुख मिनिस्ट्री दे दी जाए। जी देखिए, बिल्कुल रेलवे से एक ऐसा मिनिस्ट्री रहता है जो हमेशा जो एलाइज है उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, और खासकर बिहार की तरफ से एक इंटरेस्ट रहता है। लेकिन क्लियर है कि जो अश्विनी वैष्णव जो एक परफॉर्मर के रूप में देखे जाते हैं, उनको रेलवेज मिनिस्ट्री बरकरार रखना, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हुआ था उनको लेकर, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने उनमें जो कॉन्फिडेंस रिपोज किया है वो ये साफ बात है कि बहुत अहम है, रेल रोड नेटवर्क अहम है, क्लाइमेट चेंज अहम है, और एग्रीकल्चर और एनर्जी भी अहम है। इन सबको उन्होंने रखा है, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंस, डिफेंस एंड होम तो इम्पोर्टेंट है ही। बिल्कुल हर्षा, बने रहिएगा हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को फिर एक बार बता दें, वो सूची दिखा देते हैं इतने कि किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा मंत्रालय मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्रालय इनको मिला है, टेलीकॉम विभाग इनको मिला है, रवनीत सिंह बिट्टू को अल्पसंख्यक मंत्रालय मिला है, हाल ही में भाजपा जनता पार्टी में शामिल हुए और पंजाब को साधने का प्रयास हरदीप सिंह पुरी के साथ इनको भी शामिल करके किया गया। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय इनको दिया गया, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास रहेगी। राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री रहेंगे। मोदी 3.0 की कैबिनेट हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह यातायात, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर एज इट इज, साथ साथ सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी साहब रहेंगे, विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर, वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण। ये 5 नाम तो एज इट इज रिपीट, साथ ही साथ जेपी नड्डा अब नए चेहरे के तौर पर मंत्रालय में होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय इनको मिल रहा है, एस जयशंकर साहब का जैसे बताया मैंने यातायात रहेगा, विदेश मंत्रालय इनको दिया गया, निर्मला सीतारमण एज इट इज, वित्त मंत्रालय इनको दिया गया। मोदी 3.0 की टीम हम आपको दिखा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के लिए बड़ा नाम, टूरिज्म और कल्चरल मिनिस्ट्री इनको दी गई है। एक और बड़ा नाम भूपेंद्र यादव राजस्थान के लिए पर्यावरण इनको दिया है। शिवराज सिंह चौहान कृषि पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको दिया गया। चिराग पासवान एलजेपी के प्रमुख हैं, बिहार से 5 सांसद जीत के लाए हैं, खेल मंत्रालय दिया गया। मनोहर लाल खट्टर पूर्व सीएम हरियाणा के हाल ही में हटाए गए, ऊर्जा मंत्रालय इनको दिया गया। अजय टम्टा को राज्य मंत्री बनाया गया, सड़क परिवहन विभाग का नितिन गडकरी के को रिपोर्ट करेंगे। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्केल और इन इंडस्ट्रीज को हेड करेंगे जीतन राम मांझी। सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्रालय अब इनके पास आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर काम देखेंगे, अभी भी धर्मेंद्र प्रधान ही थे। शोभा करंदलाजे एमएसएमई की राज्य मंत्री बनाई गई हैं, जीतन राम मांझी को रिपोर्ट करेंगी। हर्ष मल्होत्रा राज्य मंत्री चुने गए दिल्ली से, इस बार जीत करके आए। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्रालय इनको दिया गया है। एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के प्रमुख हैं, कर्नाटक से आते हैं, भारी उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय फिर एक बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, 2019-24 में भी रहे। मनसुख मांडविया श्रम और रोजगार मंत्रालय इनको दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगी और इनके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को टेलीकॉम मिनिस्ट्री दी गई, यानी दूरसंचार मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के तौर पर के मंत्री के तौर पर रविंद्र सिंह बिट्टू रहेंगे। कानून मंत्री के तौर पर अर्जुन राम मेघवाल स्वतंत्र प्रभार रहेंगे। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय इनके पास रहने वाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभालेंगे। इसके साथ साथ अमित शाह जैसे बताया गया कि यथायथ रहने वाले हैं गृह मंत्री के तौर पर।
पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इनके पास रहने वाला है। मोदी 3.0 टीम की ये पहली कैबिनेट बैठक थी और इसमें विभागों का बंटवारा हुआ, साथ ही साथ अन्य बड़े फैसले भी इस बैठक में लिए गए हैं। हर्षा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हर्षा, मंत्रियों के बंटवारे के साथ साथ एक और बड़ा फैसला, इनफैक्ट दो बड़े फैसले प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभालते ही लिए। किसान सम्मान निधि को पास कर दिया गया, साथ ही साथ 3 करोड़ नए आवास बनाने का भी लक्ष्य अब दे दिया गया है अपनी टीम को प्रधानमंत्री की ओर से। तो आते के साथ ही एक्शन भी शुरू हो गया है। राजस्थान के सीएम भी वापस दिल्ली से जयपुर लौट गए, वहां भी आज चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बड़ी बैठक होनी थी। अब केंद्र की सरकार क्लियर है, राजस्थान में सरकार क्लियर है, क्या भविष्य अब राजस्थान में अब देखा जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल आचार संहिता के कारण जो गवर्नेंस राजस्थान में होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। और अब हम देखेंगे कि आपने देखा है कि सीएम ऑलरेडी काफी सीरियस है इसको लेकर। जल जीवन मिशन को लेकर उन्होंने बैठकें ली है, नई ट्रांसफर पॉलिसी को वो लेके आ रहे हैं, किसान सम्मान निधि को भी उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में भी बढ़ावा दिया है, और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, उसको उन्होंने लेकर बैठकें ली है। तो जाहिर है कि ये जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स रहेंगे, वाटर, एग्रीकल्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही जो ट्रांसफर पॉलिसी है, जिससे ब्यूरोक्रेट्स का एक तरह से ट्रांसफर का स्वरूप तय किया जाए ताकि काम सही ढंग और सही दिशा में हो। जी ठीक है हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने लगातार इस खबर पर आप हमारे साथ बनी रही। फिलहाल इतना ही।